दोस्तों नमस्कार, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग संज्ञा का अध्ययन करेंगे। वर्णमाला हम लोग पढ़ चुके। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे हम और भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आप कोई भी परीक्षा उठा के प्रश्न देखेंगे तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। तो आइए आज हम लोग संज्ञा का अध्ययन करते हैं। तो संज्ञा जान लेते हैं क्या है। तो दोस्तों वर्ण के बाद हम लोग शब्द का अध्ययन करेंगे। शब्द क्या होता है? किसी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। तो निश्चित अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है तो निश्चित है शब्द होगा, क्योंकि वर्णों में सार्थकता नहीं होती। ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो शब्द को हम कई प्रकार में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो पहला बनावट या रचना के आधार पर, जिसमें हम आगे वीडियो डालेंगे उसमें अध्ययन करेंगे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर का अध्ययन करते हैं। और आज हम लोग विकार के आधार पर अध्ययन करेंगे, जिसमें विकारी और अविकारी, विकार या प्रयोग के आधार पे विकारी और अविकारी का अध्ययन करेंगे। विकारी में दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का अध्ययन करते हैं, और अविकारी में अव्यय का अध्ययन करते हैं। तो आज हम लोग संज्ञा का अध्ययन करेंगे। तो आइए संज्ञा जान लेते हैं। संज्ञा क्या है? दोस्तों दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान है, कोई भाव है, तो निश्चित है उसका नाम है। तो वही जो नाम है वही संज्ञा है। तो दोस्तों हम लोग परिभाषा भी पढ़ते आए हैं शुरू से। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो निश्चित है जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, भाव है, स्थान है, सबका कोई ना कोई नाम है। तो इसको हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, एक धर्म के आधार पर और एक वस्तु के आधार पर। तो निश्चित है वस्तु के आधार पर हम चार प्रकार में बांटेंगे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। और धर्म के आधार पर भाववाचक संज्ञा होता है, क्योंकि धर्म के आधार पर ये अवास्तविक होता है, अमूर्त होता है, अदृश्य होता है। निश्चित है संवेग, गुण, धर्म और अवस्था के आधार पर इसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो निश्चित है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक संज्ञाएं दृश्य होती हैं, मूर्त होती हैं और वास्तविक होती हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं जान लेते हैं। तो किसी व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों यह एक वचन में होता है। निश्चित है जब एक व्यक्ति का नाम होगा, एक वस्तु का नाम होगा, एक स्थान का नाम होगा, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो इसमें कौन कौन से आते हैं थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या क्या आता है? व्यक्तियों के नाम मोहन, सोहन, राकेश, गीता, सीता, रीता। पुस्तक के नाम गोदान, बाइबिल, कुरान, रामायण, महाभारत, जो भी पुस्तकों के नाम है सब आएंगे इसमें। समाचार पत्रों के नाम दैनिक जागरण, अमर उजाला, इस तरह से जो भी हैं सब आ जाएंगे। ग्रामों, नगरों, चौकों, ग्रामों के नाम, नगरों के नाम जैसे इलाहाबाद, मथुरा, आगरा, जो भी आदि। चौकों के नाम जैसे पटेल चौक हो गया, जवाहर चौक हो गया, इंदिरा चौक हो गया। इस तरह से चौकों के नाम भी इसमें आएंगे। जिलों के नाम बस्ती, बलिया, गोरखपुर, देवरिया सब इसमें आएंगे। और देशों के नाम जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब देशों के नाम भी इसमें आएंगे। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सभी दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय जातियों के नाम दोस्तों इसमें थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा, यहाँ गलती होती है। अगर कहा गया भारतीय, चीनी, अमेरिकी, गुजराती, लखनवी, कानपुरी, तो निश्चित है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो हम यहीं से देखेंगे दृश्य होगा, एक वचन में होगा, तो निश्चित है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। देखते हैं अगला दूसरा प्रकार, जातिवाचक संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से किसी जाति, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति का बोध हो, जिस नाम से उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
कह सकते हैं दोस्तों यह बहुवचन में होता है या इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो निश्चित है इस संज्ञा, इस नाम से समूची जाति का बोध होता है। इसमें आते क्या क्या है दोस्तों देख लेते हैं। वस्तुओं के नाम, कुर्सी, मेज, घड़ी, कलम, ये सब जो भी वस्तुओं के नाम है सब आएंगे इसके अंतर्गत। पशु पक्षियों के नाम, कोयल, तोता, शुतुरमुर्ग, जो भी आए पक्षियों के नाम है सब इसमें आएंगे। संबंध, बुआ, काका, काकी, चाचा, चाची, मामा, मामी, जो भी संबंधों के नाम है सब इसमें आएंगे। कार्य, व्यवसाय, जैसे कहा गया लोहार, कुम्हार, दर्जी, धोबी, सब इसके अंतर्गत आएंगे। पद भी आएंगे इसी के अंतर्गत, कोई पद पे आसीन हो। प्राकृतिक तत्व व आपदा भी इसी के अंतर्गत आएंगे, जैसे कहा गया ज्वालामुखी, भूकंप, कुहरा, ओला। तो इस तरह से सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। तो निश्चित है ये भाववाचक अभी चर्चा हो भी चुकी, अदृश्य है, अमूर्त है, अवास्तविक है। इसमें संवेग, गुण, धर्म, अवस्था के आधार पर हम निश्चित करते हैं कि यह भाववाचक संज्ञा है। कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव का बोध कराने वाले नाम को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या आता है दोस्तों? प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है। जैसे कहा गया कि मोटापा, तो मोटापा लंबाई कहा गया, तो निश्चित है बहुवचन प्रायः इसका नहीं होता, कुछ अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए। और यह एक ही भाव का बोध कराता है दोस्तों। जैसे व्यक्तिवाचक में एक ही व्यक्ति का बोध होता है, उसी प्रकार भाववाचक में एक ही भाव का बोध होता है। इसमें थोड़ा सा अभी चर्चा करेंगे। कुछ संज्ञा से भाववाचक संज्ञा अर्थात जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनता है, सर्वनाम से बनता है, विशेषण से बनता है, क्रिया से बनता है, अव्यय से बनता है। तो अभी हम इसकी बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ लिखने के लिए एक जगह नहीं है और लिखकर हम आपको समझाएंगे कैसे बनता है। अब चौथा प्रकार हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? ऐसी संज्ञाएं जिनसे वस्तुएं बनती हैं और मापा तौला जाता है। तो निश्चित है ऐसी संज्ञाएं जिससे वस्तुएं बनती हैं, अर्थात कह सकते हैं तो सभी खनिज पदार्थ हो जाएंगे, लोहा, सोना, चांदी सब आ जाएगा इसके अंतर्गत, और जो मापा तौला जाता है जिसकी हम नाप तौल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें निश्चित है फलों के नाम आ जाएंगे, फलों के को हम निश्चित है माप तौल करते हैं फलों को, फलों का नाम आ जाएगा। अनाजों के जो भी नाम आएंगे सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे जो भी अनाज होगा, चावल, गेहूं जो भी होगा, फलों के नाम आम, अमरूद, केला जो भी होगा। साग सब्जी भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, गोभी हुआ, बैगन हुआ, जो भी होगा इसका। खनिज सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों। निश्चित है चाहे जो भी खनिज होगा वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। धातुएं आएंगी जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तेल, खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब आ जाएंगे इसी के अंतर्गत। गेहूं, चना इसके उदाहरण हैं, जैसे ये सब आएंगे, ये सब उदाहरण है। गेहूं, चना, मटर, लोहा, सोना, कोयला जो भी होगा सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अब अंतिम प्रकार देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। नाम से यह स्पष्ट है दोस्तों, जहां पर एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं व पशु पक्षियों के समूह का बोध होता है। कह सकते हैं जिस संज्ञा से कह सकते हैं कि पूरे समूह का बोध होता है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। निश्चित है यह दोस्तों एक इसकी एक पहचान है, यह एक वचन में प्रयुक्त होता है। कैसे? जैसे दोस्तों इसको हम दो भागों में, जैसे व्यक्तियों का समूह निश्चित है सभा, दल, गिरोह, पुलिस, सेना, आप कह सकते हैं संस्था, समिति आदि सब आ जाएंगे। और वस्तुओं का समूह गुच्छा, कुंज, घौद निश्चित है, जैसे आप कहते हैं अंगूर का गुच्छा, केले का घौद। तो निश्चित है ये सब वस्तुओं का समूह होता है, वस्तुओं का समूह, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो दोस्तों निश्चित है अगर परीक्षा में देता है तो आप आराम से पहचान कर लेंगे कि कौन सी संज्ञा का कौन सा नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब थोड़ा सा चर्चा दोस्तों हम करेंगे। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कभी कभी, और कुछ जातिवाचक को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कभी कभी अध्ययन करते हैं। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। नाम प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है।
लेकिन जब वह विशेषण का कार्य करे, नाम कब, जब वह विशेषण का कार्य करे तब वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कहा गया भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, कहा गया भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। नहीं है, और यहां जयचंदों के नीचे लाइन करके पूछ लिया कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों ये निश्चित है जो जयचंद का प्रयोग किया गया है यह देशद्रोही के अर्थ में प्रयोग किया गया है, देशद्रोही के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो निश्चित है यहाँ पे ये विशेषण का कार्य कर रहा है जयचंद, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर कहा गया भारत में मंथरा की कमी नहीं है या हमारे गांव में विभीषण की कमी नहीं है, तो ये विभीषण और मंथरा निश्चित है यहाँ विशेषण का कार्य कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। तो इस प्रकार से जो भी देगा परीक्षा में तो आप आराम से कर लेंगे। तो ये नाम होगा, अगर विशेषण का कार्य करेगा तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। कभी कभी दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक में होता है। जैसे कहा गया पुरी, अगर पुरी कहा गया तो निश्चित है आप कहेंगे जगन्नाथपुरी। अगर कहा गया भारतेंदु तो आप कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर कहा जाता है गोस्वामी तो आप कहेंगे गोस्वामी तुलसीदास। तो इस प्रकार से कहीं कहीं जातिवाचक संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में अध्ययन करते हैं। देवी कहा गया तो निश्चित है आप कहेंगे देवी, कहा गया तो आप कहेंगे दुर्गा। तो इस प्रकार से कहीं कहीं इसका इस प्रकार से आएगा तो आप निश्चित है उसको कर लेंगे। दोस्तों अब देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा किन किन शब्दों से बनाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे बनते हैं। हमने कहा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनता है। तो कैसे बनता है जातिवाचक संज्ञा? मित्र है तो बन गया मित्रता, मित्रता। शत्रु है बना शत्रुता। इसी प्रकार से राष्ट्र से राष्ट्रीयता, बूढ़ा से बुढ़ापा, दास से दासत्व। तो निश्चित है ये जातिवाचक है आपका, जातिवाचक से बना भाववाचक। तो निश्चित है मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, बूढ़ा से बुढ़ापा, दास से दासत्व। ऐसे और भी शब्द बनेंगे, बहुत सारे शब्द बनेंगे दोस्तों। निश्चित है अगर आप जानेंगे तो उसको कर लेंगे, कहीं गलती नहीं होगी। अब देखते हैं सर्वनाम से कैसे बनता है। सर्वनाम से कैसे बनता है? अपना सर्वनाम है तो निश्चित है इससे क्या बना? अपनापन, अपनापन। और दोस्तों मम है तो ममता बना, मम से ममता, ममत्व बना। और निज से निजत्व बना, निजता बना, निज से निजत्व बना। इस प्रकार हमने देखा सर्वनाम से क्या बना? ये भाववाचक बना, भाववाचक। अब आगे देखते हैं विशेषण से। विशेषण से कैसे बनता है? विशेषण से दोस्तों गर्म, ये विशेषण गर्म, गर्म में विशेषण है तो बन जाएगा गर्मी। गर्मी दोस्तों भाववाचक है। सर्द बन गया सर्दी। इसी प्रकार से और शब्द भी बन जाएंगे दोस्तों। मीठा से मिठास बनेगा, और भी आप बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्रिया। क्रिया से कैसे बनेगा? क्रिया, क्रिया से दोस्तों घबराहट, घबराना से घबराना,
से घबराहट, घबराहट, तो निश्चित है क्रिया से बना भाववाचक। घबराना से घबराहट, सजना से सजावट, सजना से सजावट, और भी चढ़ना से चढ़ावट, चढ़ाई, सारी चढ़ावट में चढ़ाई, चढ़ना से चढ़ाई, चढ़ाई बना। बहना से बहाव बना, बहना से बहाव। इस प्रकार हमने देखा क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना। अब देखते हैं अव्यय से कैसे दोस्तों देखा सब में क्या जुड़ा है, प्रत्यय जोड़कर हमने बनाया है। अब देखते हैं अव्यय से। अव्यय, अव्यय से कैसे बनता है, दूर, दूर आपका अव्यय है, इसे बन गया दूरी। दूर से दूरी बना, शाबाश, कहते हैं शाबाश, क्या बनेगा, शाबाशी, क्या बना, शाबाशी बना। वाह वाह, वाह वाह अव्यय है, वाह वाह से क्या बनेगा, वाह वाही। इस प्रकार से हमने देखा जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय में प्रत्यय जोड़कर हम क्या बनाते हैं, भाववाचक बनाते हैं या बनता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोगों ने संज्ञा का अध्ययन किया। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपसे निवेदन है कि दोस्तों अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।